देखना बच्चों, तो अपन अपना अगले क्लास देखते हैं इसका बाइनोमियल थ्योरम का। तो सुना, आज हम लोग पहले बात करते थोड़ा सा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपांशन में बहुत सारे कोफिशिएंट्स निकाले थे, बट कहीं भी मैंने सुना टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज नहीं किया था। सुना, बाइनोमियल कोफिशिएंट सिंपली कौन से होते हैं, जैसे किसी भी एक्सपांशन में जो सुना एनसीआर वाला टर्म होता है उसी को सिंपली हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि 1 + x⁴n है अपना, ठीक है। इसका एक्सपांशन क्या होता है अपना, nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ये कुछ ऐसा होगा। तो इसमें से ना ये जो है nc1 nc2 nc3 यही सब तुम्हारे क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। nc0 nc1 nc2 अप टू कितना ncn, ये सारे तुम्हारे क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो सुना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और एक्चुअल कोफिशिएंट बनते क्या होता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे 1 + ax⁴n होता, तो सोचो 1 + ax⁴n का एक्सपांशन कैसा होता है, nc0 ax पे 0, nc1 ax पे 1, nc2 ax का स्क्वायर, nc3 ax का क्यूब, ऐसा बनता। तो अब अगर सोचो मैं तुमसे पूछा होता कि x⁴1 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x⁴1 का कोफिशिएंट कितना होता, nc1 इंटू कितना a पे 1 ये होता। x⁴2 का कोफिशिएंट कितना होता, तो ये कितना होता, nc2 इंटू a पे 2, ये इसका कोफिशिएंट होता। समझ गए। तो अगर पूछा होता है x² का कोफिशिएंट क्या है, तो सिंपली x² के अलावा जो भी लिखा दिख रहा है वो पूरा उसका कोफिशिएंट है। मींस nc2 इंटू a² ये पूरा का पूरा एक कोफिशिएंट है, किसका, x² का। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाता कि बताओ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या है, व्हाट इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस सीरीज, तो जरा इस सीरीज में x² का बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर टर्म यूज कर लिया तो सिंपली वो तुम्हारा कितना होगा, nc2 होगा। उसमें a² का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ गए। नॉर्मल कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में अंतर क्या होगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में सिंपली हम लोग समझे जो एनसीआर वाला पार्ट है खाली उसी को बाइनोमियल कोफिशिएंट में काउंट करेंगे, बाकी किसी को बाइनोमियल कोफिशिएंट में काउंट नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया। तो अब इससे से ना एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो समझना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पास्कल ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। जैसे ना पास्कल ट्रायंगल सिंपली क्या होता है, जैसे ना पहला टर्म है 1, अगले में इसका इधर वाला 1 इधर वाला 1, ठीक है। ये तुम्हारा कितना होता, 1 होता, ठीक है। 2c0 1c0 1c1, अगला 1, इन दोनों का सम 2 और इसके साइड कुछ नहीं है तो 1, इस साइड यहां कुछ नहीं तो 0 + 1 तो कितना 1, 1 + 2 कितना 3, 2 + 1 कितना 3, और इस वाले में 1 + 0 मीन्स कितना 1, इस साइड 0 + 1 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 + 0 1, और आगे जाओगे तो 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, 1 + 0 1। तो सर ये जो सीरीज है ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है, इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। ये समझ में आया सबको। ये समझ हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म निकालने के लिए उसके ऊपर के जो दो टर्म्स है उसका सम करते हैं। जैसे यहां पे सुना 1 + 5 कितना होता 6, 5 + 10 कितना होता 15, 10 + 10 कितना होता 20, 10 + 5 कितना होता 15, 5 + 1 6, 1 + 0 1। तो सर ऐसे तुम सीरीज चलाते जाओगे तो ये सिंपली पास्कल ट्रायंगल बनता चला जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और उससे भी अच्छी बात समझना, ये सोचो 1, इसको ऐसे सोचो 2c0, इस 2 को सोचो 2c1, इस 1 को सोचो 2c2, 2c0 2c1 2c2, 3c0 3c1 3c2 3c3, 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि इसमें समझ के ये वाला जरूर होगा, ये कैसे रहा होगा 60 61 62, 62 निकालो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया तो कितना हो जाए 6 × 5/2, तो 6 ×
6 इंटू 5/2 मीन्स 5 इंटू 3 कितना 15, 63, 64, 65 एंड 66। तो शायद समझ में आ रहा हो कि पास्कल ट्रायंगल में ये जो टर्म्स बने काफी अच्छे बने। मीन्स समझना इन पास्कल ट्रायंगल, सुना पास्कल ट्रायंगल में द kth एलिमेंट इन mth रो का जो kth एलिमेंट होगा स्टार्टिंग से इट विल बी इक्वल टू, सुना तो जैसे सुना ये कौन सा होता है 1 2 3 4 5 6 7। सर अगर मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं तो सुना 7 वाले में 60 चलाता, ठीक है समझ गया ना। तो 7th वाले में तुम्हारा कितना चला 60 चला। तो सुना जो mth रो होगा उसमें m-1 c0 m-1 c1 m-1 c2 ऐसे चलेगा। तो m-1 c और सुना पहला एलिमेंट जो था वो 60 था, सेकेंड में 1 था 61, थर्ड में 2 था। तो जो kth एलिमेंट होगा उसमें कितना होगा m-1 c k-1 ये रहा होगा। ये समय में से अगर तुमसे पूछा होता कि बताओ 8वां एलिमेंट क्या होगा 13th रो में, तो 13th रो में 8वां जो एलिमेंट होगा वो सिंपली कौन सा 13th रो है। मींस पक्का 12c0 12c1 12c2 ऐसे चलेगा। और 8वां एलिमेंट तो स्टार्ट 0 से होगा, तो 0 1 2 3 और 8वां एलिमेंट कौन सा होगा 12c7 ये चला। तो एक चीज तो हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी पास्कल ट्रायंगल में किसी भी रो का कौन सा एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट अगर पूछा जाए तो हम डायरेक्टली बता देंगे कि वो क्या होगा। पहली चीज, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज समझना, यहां पे समझना सिंपली एक पैटर्न दिख रहा है। ये सोचने की कोशिश करो इस रो का मैक्सिमम कहां आया, इस पे 2 पे। इस वाले रो का मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है इन दोनों पे, ये चलो। इस वाले रो की मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है 6 पे। इस वाले रो की मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है इन दोनों पे। इस वाले रो की मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है 20 पे। तो शायद ही समझ में आ रहा होगा कि अगर सर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो सोचो तुम्हें 2 मैक्सिमम टर्म मिल रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो 1 मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। और शायद वो भी समझ में आ रहा होगा वो और कुछ नहीं बेसिकली मिडिल टर्म है। सोचो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो जो मिडिल टर्म होगा वही सोचो सबसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट ले रहा है। देखो 4c0 4c1 4c2, समझ गए। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड थे तो डायरेक्टली जो मिडिल टर्म था वही तुम्हारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट दे रहा था। इवन अगर सर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन थे तो भी याद करो हमने बात करी थी कि 2 मिडिल टर्म होंगे, और दोनों मिडिल टर्म सोचो कौन कौन से होंगे। सोचो टोटल 6 एलिमेंट्स थे तो 3 इस साइड 3 इस साइड, तो एक मिडिल टर्म ये होता, एक मिडिल टर्म ये होता, और वही दोनों सोचो और कुछ नहीं क्या होंगे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी होंगे। तो शायद इससे समझ में आ रहा होगा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज सिंपली द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, सिंपली द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। ये चला कि सिंपली जो मिडिल टर्म होगा वही तुम्हारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा। मींस अगर तुमसे पूछा जाता कि 1 + x⁻20 इस एक्सपांशन में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होगा, तो सुना ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मान लो तुमसे ये पूछा गया है, तो देखो इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे कौन कौन से, जरा ये सोचो 20c0 सही यहाँ 20 है तो nc0 nc1 से ncn तक, मींस 20c0 आएगा 20c1 आएगा 20c2 आएगा अप टू 20c20 आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा सिंपली और कोई नहीं, जो सबसे बीच वाला टर्म होगा उसी का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वही होगा। और याद करो हमने देखा था कि बीच वाला टर्म निकालना बड़ा आसान है। सिंपली क्या करो, ये जो पावर है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो जितना ज्यादा हो सके। तो सर 20 को अगर तुम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर करते तो इस पे 10 जाता, इस पे 10 जाता, मींस इस पे तुमने पावर कितनी चढ़ाई 10, और जो पावर इस पे चढ़ाओगे उसका जो एनसीआर आएगा वो सिंपली क्या आएगा 20c10। ये चला मींस इसके एक्सपांशन में जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो सिंपली कौन सा होता है 20c10 होता। अगर मान लो पूछा होता 1 + x⁻51 इसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली दिख रही है इस बार जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n+1 मींस 52 होंगे। 52 मींस इवन टर्म्स होंगे टोटल टर्म्स, और टोटल टर्म्स अगर इवन है तो इस बार से ना 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। ये चला 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे, और उन दोनों मिडिल टर्म के जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे वही तुम्हारे क्या रहे होंगे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट रहे होंगे। अब बस हमें ये पता करना है कि उन दोनों टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे क्या। बड़ा सिंपल सा, वापस से 51 को जितना ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्लोज उतना कर दो।
तो 51 को करने के लिए देखो 25.5 तो मैं दे नहीं सकता, तो क्यों ना एक को 25 दे दूं, एक को 26 दे दूं। तो सर इसको 25 देता, इसको 26 देता, तो अगर मैंने इसको 26 दिया होता तो जो पावर इसको देते हैं वही सोचो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आता है पिछला। या इसको 26 देते, इसको 25 देते, और इसको 26 देते, इसको 25 देते, तो इसको जो मैंने पावर दी सीधा वही क्या होगा, उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा। और ध्यान देना यही दो इसके मिडिल टर्म होते, तो यही दोनों जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आए यही दोनों तुम्हारे क्या रहे होंगे, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट रहे होंगे। और एक्चुअल में सही बात भी है, देखो दोनों बराबर ही है। एनसीआर एनसी 15 51 माइनस का 25, देखो ये 51C 25 था, ये 51C 51 माइनस 25 लिखा है, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर, समझ गए ना। तो इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बराबर आने भी थे। ये चला मींस ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कुछ नहीं, जो मिडिल टर्म होता है उसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा। और शायद समझ में आ गया, वो निकालना बहुत ही आसान है। तो जैसे अगर 1 + x की पावर 100 होता तो सीधा कितना आएगा 100, ये देखो इवन है तो सीधा C50। अगर मान लो ये ऑड होता, जैसे अगर मान लो तो 141 होता, तो सीधा कितना आता, जितना क्लोजली इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 141 को क्लोजली अगर डिवाइड करने जाओगे तो कितना कितना जाएगा, 70 70 करते तो 140 होता, तो एक 70 एक 71, तो 141C 70 और 141C 71 दोनों ही क्या होंगे, इसके ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे। ये समझ में आया। और सिर्फ दोनों बराबर ही लिखे हैं बेसिकली, ठीक है। तो उम्मीद है इसमें आ गया हो कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसी भी एक्सपांशन का हम लोग कैसे सोचेंगे, ठीक है। अब जरा सा ना, अब इसी से समझना हमें एक और पैटर्न दिख रहा था सर ना, तो इससे समझना मैं एक चीज कह सकता हूं, जैसे कि 1 + x की पावर n, इसके समझना जो कोएफिशिएंट्स थे वो कुछ ऐसे थे। देखो अगर मैं इसका प्लॉट करूं, ठीक है, जैसे NC0 की वैल्यू कुछ कितनी थी, 1 थी, जैसे ना NC0 की वैल्यू 1 थी, और NCN इसकी जो वैल्यू थी ये भी तुम्हारी कितनी थी, 1 थी। NC1 की वैल्यू n थी, तो NCn-1 इसकी भी वैल्यू n थी। NC2 इसकी वैल्यू कुछ बड़ी थी, तो NCn-2 इसकी भी वैल्यू जो थी इसी के बराबर हाइट पे होगी। सिमिलरली से ना NC3 उसकी सोचो वैल्यू कुछ होती, वैसे NCn-2 की भी कुछ वैल्यू होती, एंड सो ऑन करते 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 शायद समझ में आ रहा होगा कि जो मिडिल टर्म होगा उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू रही होगी। और अगर n तुम्हारा इवन रहा होगा तो NCn/2 इस केस में ये सबसे बड़ा आता। तो सर इसका जो पैटर्न बना वो कुछ ऐसा बना कि इसका टर्म ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, एंड सो ऑन। और अगर सिंगल मिडिल टर्म है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर दो मिडिल टर्म अगर होते तो सर ग्राफ कुछ ऐसा बनता, समझ गए, दो मिडिल टर्म पे एग्जैक्ट बराबर वैल्यू आती है। ये समझ आया। मीन्स कुछ हद तक इसका ग्राफ समझना कुछ ऐसा बन रहा था, फिलहाल मीन्स ग्राफ पहले कुछ बड़ा 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 फिर कम हो गया, मतलब बीच में जाके मैक्सिमम लेगा फिर ये मिनिमम लेगा। ये समझ गए, मैं मतलब बेसिकली NCX टाइप का ग्राफ बना रहा हूं कि NCX का ग्राफ कैसा होगा। तो x अगर बढ़ाते जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, x डिस्क्रीट है, बस इंटीजर वैल्यूज लेगा, तो वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, मिडिल टर्म पे मैक्सिमम लेगा, फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और अगर n तुम्हारा अगर ऑड होगा तो ऐसे 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, तो बड़ा 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 इस पॉइंट पे मैक्सिमम आया, इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम आया, और फिर वापस से नीचे गिर गया। इस समय मैंने क्या कहा, तो समझ ना, ठीक है। तो सर ना जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता सॉल्व फॉर द इनइक्वालिटी, मान लो होता सॉल्व फॉर द इनइक्वालिटी 15C5 is greater than equal to 15CX. Find all values of x which satisfies this inequality. मान लो ये होता क्वेश्चन कि x की वो सारी वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। अब इसको करने के लिए सोना, इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि देखो दोनों बराबर कहां कहां होंगे, ये फिल करने की कोशिश करना। एक टर्म था 15C5, मुझे बताना था किस x के लिए ये जो टर्म होगा इससे हमेशा बड़ा होगा। तो पहले देखता हूं मैं x की किन किन वैल्यूज के लिए दोनों बराबर होते, पहले मैं इक्वलिटी देखता हूं, इक्वलिटी कहां कहां होल्ड करेगी। तो जरा सोचो इक्वलिटी कहां कहां होल्ड करेगी, तो इक्वलिटी विल होल्ड, तो याद करो मैंने बताया था कि इफ 15C5 is equal to 15CX, तो दिस विल बी इक्वल व्हेन, एक कंडीशन क्या होता, इफ x is equal to 5। बच्चों अगर x भी अगर 5 ही हो गया, तो x अगर 5 हो गया तो दोनों पक्का बराबर होंगे। या
x इजगल टू, याद करो, x प्लस 5 इजगल टू n, याद है x प्लस 5 इजगल टू कितना n, मीन्स x इजगल टू कितना 10। ये चला, क्योंकि x अगर 10 हो गया तो NCR इजगल टू NCN माइनस R। उस केस में भी क्या होते, दोनों तुम्हारे बराबर होते। मीन्स जो इक्वालिटी जो होल्ड कर रही है वो सोचो कहां कर रही है, एक 5 पे कर रही है और एक 10 पे कर रही है। तो अगर सर ना, अगर मैं 15cx की वैल्यूज देखूं हर पॉइंट पे, तो सोचो 15cx की वैल्यू सोचो x के लिए 5 पे और 10 पे, दोनों ही पॉइंट पे सोचो क्या आती, 15c5 के बराबर थी। ये फील है कि अगर मैं 15cx के ग्राफ बनाऊं तो सर x इजगल टू 5 पे, ये मैं इसका ग्राफ बनाऊं समझे 15cx का, तो 15cx x इजगल टू 5 पे 15c5 वैल्यू लेगा और x इजगल टू 10 पे भी 15c5 वैल्यू लेगा। और ये फील करने की कोशिश करो कि इसका सोचो जो ग्राफ होता 15cx का कैसा बनता, कुछ ऐसे ही तो बनता, कुछ ऐसे ही बनता। और अगर सोचो x के लिए अगर मैं 5 से लेकर 10 के बीच में अगर रखता तो उसकी वैल्यू सोचो 15c5 से बढ़ी जाती। ये फील आया। और अगर सोचो मैं x के लिए अगर 5 से कम कर दूं तो पक्का 15c5 से उसकी वैल्यू छोटी जाएगी। और इवन अगर मैं 10 से बड़ी कर दूं तो भी उसकी वैल्यू सोचो 15c5 से छोटी जाएगी। ये कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि x अगर 5 और 10 होता तो सोचो दोनों बराबर होते। ये चला। या तो इसको ऐसे सोचो कि सोचो जो अगर सोचो ये जितना मिडिल के क्लोज जाएगा उतनी ही बड़ी वैल्यू बनेगा। ये चला, मैंने क्या कहा, x सुना, ये जितना ज्यादा मिडिल के क्लोज जाएगा उतना ये बड़ा बनेगा। ये समझ में नहीं क्या कहा। तो जरा ये फील करो 15c5 था और 15c6 था। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो सिंपली देखो इन दोनों में से ये देख लो कि मिडिल के क्लोजेस्ट कौन है। तो मिडिल से 15 का मिडिल कितना होता, 15 का मिडिल सोचो 2 होते। ये चल रहा है, 15 के मिडिल 2 होते, एक 15c7 होता, एक 15c8 होता। और जरा ये सोचो 6 जो था वो 7 के क्लोज था, 5 दूर था, मींस पक्का ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा। ये चला, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मालूम मैं तुमसे पूछता कि 43c20 और 43c31 इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इसको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली देखो 43 का क्लोज या मिडिल वाला पॉइंट कौन सा होता, तो 43 का ना मिडिल वाला जो पॉइंट होता, तो जो एक 21 होता, एक 22 होता। ये फील करो 43c21 और 43c22, तो जो ये इसके ग्रेटेस्ट माइनरेबल कोएफिशिएंट होते 43 वाले के होते। अब जरा ये देखो कि इन दोनों में से कौन सा मिडिल के क्लोजेस्ट है। जैसे ना कौन सा मिडिल के क्लोजेस्ट है, तो देखो 21 के सोचो 20 काफी क्लोज है और 31 सोचो 22 के काफी दूर है। मिस पक्का है ये इससे क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। ये चला कि जो मिडिल के क्लोजेस्ट होगा उतना बड़ा होगा। जैसे 43c21 ये था, 43c20 यहां होता और 43c31 कुछ यहां होता, तो जो मिडिल के क्लोजेस्ट था वो उतना बड़ा था। समझ गए। तो वैसे मैंने इसका सोच लिया कि जैसे 15c5 था 15cx था, अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो इसको मिडिल से दूर रखना था, तो इन दोनों पॉइंट पे दोनों बराबर थे। अगर x 5 से लेकर 10 के बीच में कहीं भी होता तो सोचो वो 7.5 के या आसपास क्लोज होता तो वो बड़ा बन जाता। तो उसको ना करने के लिए हमने क्या करा, एक उसको 5 के इस साइड पटक दिया और एक 10 के इस साइड पटक दिया। तो इसके इसका सॉल्यूशन कितना आता, x बिलोंग्स टू कितना 0 से लेकर कितना 5, सॉरी इंटीजर्स आएंगे खाली, तो क्या ना x खाली इंटीजर वैल्यू से ले सकता है, तो 0 से लेके 5, तो 0 1 2 3 4 5 ये सारे, ठीक है। और यूनियन 10 से लेके कितना 15, ठीक है, यूनियन 10 से लेके कितना 15। ये जो ना खाली इंटीग्रल वैल्यूज ही लेगा, क्योंकि एनसीआर कब डिफाइंड होता है, जब दोनों इंटीजर्स हो। और शायद समझ में आ गया हो कि मैंने इसको 0 से बड़ा और 15 से छोटा रखा है, क्योंकि एनसीआर को डिफाइंड करना था, तभी तो 15 से डिफाइंड होगा। अगर ये 15 से बड़ा चला गया तो ये टर्म ही डिफाइंड नहीं होगा, तो इनइक्वालिटी की फिर बात ही नहीं उठेगी। आया थोड़ा बहुत। अगला देखो, अगले में देखना है ऐसे, जैसे कमाल होता 32c मान लो था 12 इज लेस देन इक्वल टू 32c x मान लो होता। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। तो वापस से वही देखते हैं। तो वापस से क्या करोगे, पहले ये देखो कि दोनों इक्वालिटी कहां होल्ड कर रहे हैं। जैसे ना दोनों इक्वालिटी कहां होल्ड करेंगे, ये x था, ये 12 था, तो एक तो जहां पे x 12 होगा, दूसरा जहां पे x प्लस 12 32 के बराबर होगा, और x प्लस 12 जहां 32 के बराबर होगा, मीन्स ये तुम्हारा कितना आएगा x इक्वल टू 20 पे।
में से ना दोनों इक्वलिटी जो होल्ड करेंगे वो 12 और 20 पे करेंगे। और अब अगर सोचो अगर मैं 32cx का ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं इसका, तो सर 32cx का जो ग्राफ बनता वो सोचो लगभग कुछ ऐसा बनता, ये चला। और इसका सोचो जो मैक्सिमा आता वो कहां पे आता, 32 से 16 पे आता, ये चला। और अब जरा सोचो दोनों की इक्वलिटी कहां होल्ड करें, एक x इक्वल 12 पे और एक x इक्वल टू 20 पे। और हमें क्या चाहिए था, हमें इस चीज को इससे बड़ा करना था। और इस पॉइंट में से ना दोनों की वैल्यू बराबर थी और कितनी थी, 32c12। और मुझे इसको अगर बराबर बड़ा करना है तो साफ साफ दिख रहा है कि मुझे सिर्फ 12 के आगे जाना पड़ेगा, तभी तो इससे बड़ी वैल्यू मिलेंगी। तो ये बड़ा कब मिलेगा, जब x तुम्हारा क्या होगा, बिटवीन 12 से लेके 20 एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझ गए, जब x 12 से 20 के बीच की जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी वो सब लेगा तो पक्का ये क्या होगा, इससे बड़ा दिखेगा। आया पक्का समझ में, चलो बढ़िया। अगले लिखना, अगला काफी अच्छा हुआ। जैसे कि मालूम होता, solve for the inequality such that xc5 is greater than xc10। मान ली होता कि x की वो सारी वैल्यूज बताओ जिसके लिए xc5 क्या होगा, xc10 से बड़ा होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, 15 कर लो, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि x को सिर्फ 15 से तो बड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो सोचो ये इनइक्वालिटी नॉट डिफाइंड बन जाएगी, तो सेंस ही नहीं बनता। तो पहले चीज समय अगर x को पक्का 15 से बड़ा होना पड़ता तो ये भी डिफाइंड रहेगा, ये भी डिफाइंड रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि वापस अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो वापस से सेम चीज, पहले ये देखो दोनों में इक्वलिटी कहां होल्ड कर रही है। तो दोनों में इक्वलिटी का अगर सोचें तो सोचो xc5 और xc15 दोनों बराबर कब होंगे। तो शायद याद होगा मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था कि देखो यहां भी x था, यहां भी x था, और यहां पे 5 था, यहां 15 था। तो पक्का ये NCR और NCN-R टाइप की चीज नहीं होगी। तो पक्का 5 + 15 मीन्स पक्का x क्या रहा होगा तुम्हारा, 5 + 15 मीन्स पक्का x कितना रहा होगा, 20। और सही बात है, देखो 20c5 और 20c15 दोनों बराबर होते हैं। मीन्स इक्वालिटी जो है वो कहां होल्ड करेगी, जब x सोचो 20 होगा। इतना आया कि अगर x 20 होता तो पक्का दोनों बराबर होते, ठीक है। तो 20 पे तो दोनों बराबर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बड़ा कब होगा। तो सिंपली ऐसे केसेस में क्या होता है, या तो 20 के इस साइड आंसर आएगा या 20 के इस साइड आंसर आएगा। अब बस तुम्हें इतना सोचना है कि 20 के इस साइड जाने पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा या इस साइड जाने पे करेगा। और उसको चेक करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये देख लेंगे, एक बार इसको इधर शिफ्ट करो और देखो कौन सा मिडिल के ज्यादा क्लोज है, और एक बार इसको इधर शिफ्ट करो फिर देखो कौन सा मिडिल के ज्यादा क्लोज है। तो अगर ये मिडिल के क्लोज आ गया तो हमारी इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सर ना ये हमने देखा कि अगर x समझना, ये अगर मैं x प्लॉट कर रहा हूं, x इक्वल टू 20 पे दोनों बराबर थे, ठीक है। अब मैं जरा देखता हूं कि x इक्वल टू 21 पे क्या हाल है। तो 21 पे समझना जब मैं देखूंगा तो देखना 21 पे ये कितना बनेगा, 21c5, और ये कितना बनेगा, 21c15। अब देखते कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो वापस से इन दोनों में से बड़ा कौन है ये पता करने के लिए सोचो, मैं इस 21c15 को ऐसे सोचो 21cn-r, तो ये कितना बन जाएगा, 21c6, ऐसा बन जाएगा। और जब सोचो 21 के उसमें जो मिडिल टर्म आता वो कौन कौन सा आता, दो आते, एक 10 आता, एक 21c11 आता। सोचो यही तो ग्रेटेस्ट पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट होते 21 की सीरीज में। तो इसमें देख रहा है ये वाला क्लोज था मिडिल टर्म के कि ये वाला क्लोज था। तो देखो तो क्लोजेस्ट जो ग्रेटेस्ट टर्म था वो 21c10 था, और देख रहा है 6 वाला सोचो 10 के ज्यादा क्लोज है। मिस पक्का है सोचो ये इससे बड़ा रहा होगा। ये चला मीन्स अगर समझना x के लिए अगर तुम 21 से अगर राइट साइड में जाओगे तो सो ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी बनेगी। और आगे जाओ x के 22 रखो तो ये 22c5 बनेगा, ये 22c15 बनता, और सो 22c15 को ही मैं 22c7 लिख सकता हूं। और वापस से दिख रहा है सोचो ये, और इस केस में सो मिडिल टर्म कितना होता, इस केस में जो मिडिल टर्म आता 22 के केस में वो c11 आता, और देखो 7 जो था वापस से 11 के ज्यादा क्लोज था, मींस वापस से यही बड़ा बनता। और सोचो तुम इस साइड खिसकाते जाओ खिसकाते जाओ खिसकाते जाओ तो क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये भी राइट में खिसकेगी, और ये जो वैल्यू ये भी राइट में खिसकेगी। तो हमेशा सोचो यही मिडिल के क्लोज रहेगा। मींस अगर तुम x = 20 के राइट साइड में जा रहे हो तो हमेशा ये वाला बड़ा बन रहा है। मींस अगर मैं सर अगर लेफ्ट साइड में जाऊं तो देखते क्या होगा। तो लेफ्ट साइड में जाता हूं और मैं x = 19 पे चेक करूं तो ये कितना बनेगा, 19c5, ये कितना बनेगा, 19c15।
और सर 19C15 को मैं 19C4 लिख दूं। और सर 19 के केस में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन से आते? दो आते। कौन कौन से? एक 19C, एक 9 आता, एक 19C10 आता। और इस बार से देखो इन दोनों में से कौन सा मिडिल के क्लोज था? देखो मिडिल वाला ये था जो क्लोजेस्ट इनके, और उसमें भी सारा ये 4 था, ये 5 था, तो 5 वाला सोचो इसके ज्यादा क्लोज होगा। ये फील आ रहा है ना मैं कैसे चेक कर रहा हूं कौन सा बड़ा होगा इन दोनों में से? दिख रहा है 5 वाला ज्यादा क्लोज है इसके, 5 वाला ज्यादा क्लोज था, मींस पक्का ये वाला क्या रहा होगा? इससे बड़ा रहा होगा। ये चला मींस पक्का अगर मैं 20 का अगर इस साइड आ रहा हूं तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो रही है। तो अब हमारा आंसर मिल गया कि पक्का हमें क्या रखना पड़ेगा? 20 से छोटा रखना पड़ेगा, और 15 से तो बड़ा करना ही पड़ेगा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो जो पॉसिबल एक्स की वैल्यूज होंगी जिसके लिए डिफाइंड होंगे वो कौन से होंगे? 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक, मान लेते हैं यहाँ इक्वालिटी होती, उसका आंसर यह था कि ये सब वैल्यूज अगर रखोगे तो पक्का ये जो बनेगा वो इससे बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये कुछ हद तक इनइक्वालिटीज कैसे सोचना है इसमें समझ गए? चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे चलते हैं ना। हाँ देखना बच्चों, तो अपन अपना अगला कंसेप्ट देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, देखना नंबर ऑफ टर्म्स में देखो हमने सर ना बाइनोमियल एक्सपांशन में तो देखा ही था कि जैसे 1 + x की पावर n है, जैसे हमने देखा था इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो तुम्हारे कितने आते हैं? n+1 ये आते थे। और सही बात है, एक NC0 फिर NC1 फिर NC2 अप टू NCn, तो n+1 टर्म्स होंगे। सो इस ना अगर हमारा दोनों अगर सर ना कुछ ऐसे थे x + 5 n, तो भी समझ में आ रहा था कि वो n+1 टर्म्स ही होते थे। समझ गए ना? अगर समथिंग प्लस समथिंग की पावर n टाइप का है तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितने होंगे? n+1 होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तभी होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो ठीक है, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब सर ना मान लो अगर हमसे पूछा होता कि x + y + z, ठीक है, इसकी पावर n, इसमें तुम्हारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? मान लो हमसे ये पूछा जाए। ठीक है, तो सर ना इसको करने के लिए देखो हमने जो एक्सपांशन पढ़ा वो खाली बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ा है, मींस 2 टर्म की पावर n हमें खाली उसका एक्सपांशन पता है, बस 3 टर्म्स की पावर n इसका तो हमें कोई एक्सपांशन नहीं पता। तो क्यों ना मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्लब करके मैं एक टर्म मान ले रहा हूं, इसको मैं कुछ a मान ले रहा हूं x + y को, तो a + z की पावर n। अब तो मैं इसका एक्सपांशन लिख सकता हूं, ये चला। और अब सोचो इसका एक्सपांशन लिखोगे तो a + z की पावर n का एक्सपांशन कितना आएगा? NC0 a पे n z पे 0, अगला NC1 a पे n-1 और कितना? z पे 1, अगला NC2 a पे n-2 और कितना? z पे 2, एंड सो ऑन करते करते लास्ट टर्म कितना आता? NCn a पे 0 और z पे n। सोचो इसका एक्सपांशन जो होता कुछ अपना ऐसा बनता, और समझ के a तुम्हारा क्या था? x + y था। तो सर ना अभी तो इस केस में दिखने पे दिख रहा है कि तुम्हारे n+1 टर्म्स होंगे, लेकिन सर ना अब ये जो a था ये खुद एक्सपांड होगा। जैसे जो ये इनडायरेक्टली क्या लिख रखा है? NC0 x + y पे n, ये चला, ये कितना लिख रखा था? NC1, ठीक है, x + y पे कितना? n-1 और z पे 1। ये क्या लिख रखा था? NC2 x + y पे कितना? n-2 और कितना? z पे 2, ठीक है, एंड सो ऑन करते करते लास्ट टर्म कितना था? NCn और कितना? z पे। समझ गए? अब जरा ये फील करने की कोशिश करो, अब सर x + y की पावर n, ये तो सोचो एक बाइनोमियल एक्सपांशन है, और सर इनको एक्सपांड करोगे तो सोचो इसके एक्सपांशन में खुद कितने टर्म्स आएंगे? n+1 टर्म्स आएंगे। बच्चों x + y पे n ये एक बाइनोमियल एक्सपांशन बन गया, और सर इसका एक्सपांशन करोगे तो देखो तो n+1 टर्म्स ही तो आएंगे। ये चला, और सोचो इसका एक्सपांशन करोगे तो ये क्या है? x + y की पावर n-1, तो सर ये भी एक बाइनोमियल एक्सपांशन था, और इसका एक्सपांशन करोगे तो कितने टर्म आएंगे? दिस +1, मींस इसके एक्सपांशन में कितने टर्म होंगे? n टर्म्स होंगे। और सोचो जितने भी टर्म्स होते सबका मल्टीप्लाई z से होगा, ये चला, उन सबका मल्टीप्लाई z से होता। वैसे ही समझना x + y की पावर n-2 ये भी एक बाइनोमियल एक्सपांशन था, इसके जो एक्सपांशन करोगे तो इसमें नंबर टर्म्स कितने आएंगे? n-1। और सोचो ये जितने भी टर्म्स होंगे उन सबका मल्टीप्लाई z² से होगा।
ये चला। तो शायद समझ आ रहा हो कि अगले जो बनता उसमें कितने नंबर टर्म्स आते हैं, n-2 आते, एंड सो ऑन करते करते सोचो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं x प्लस वाई की पावर 0 इंटू जेड की पावर n। तो सर इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने, एक ही तो है, z की पावर n वाला। ये चला। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात समझना, ये जितने टर्म्स बनेंगे और ये जितने टर्म्स बनेंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। सोचो इसमें जितने भी टर्म्स मिलेंगे उन सब में एक z का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और सर ये जितने भी टर्म्स मिलेंगे उन सब में से एक z स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये फिलहाल मीन्स इसके जितने टर्म्स हैं वो टोटली डिफरेंट है इन सब टर्म्स से, क्योंकि इन सब में z होगा, इन सब में z स्क्वायर होगा, पक्का डिफरेंट होंगे। मीन्स ये समझ में आ रहा है कि जितने भी टर्म्स बनते हैं सबके सब डिफरेंट बनते। ये चला। और सबके सब अगर डिफरेंट होंगे तो सी टोटल नंबर टर्म्स कितने आते, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कितना n+1, और ये कितना बन जाएगा n+1 इंटू कितना n+2/2। ये झला। तो प्रूफ समझना है, प्रूफ में हमने क्या किया, हमने समय कुछ ऐसा कर दिया इसमें, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअली से ना इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें इतने हैं। वैसे सिंपली सर ना अगर x + y + z + w, x + y + z + w दिस पावर n होता, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं समझे। और इसी को सोचो मैं ये भी तो लिख सकता हूं n+2c2। सोचो इसी को लिख दो n+2c2, देखो यही तो आएगा। ये समझ, वैसे समझना अगर होता है x + y + z + w की पावर n, तो इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो कितना आते हैं n+3c3। इसका प्रूफ हम लोग पीएनसी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अब याद कर लो। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर यहां पे अगर r वेरिएबल्स होते x1 + x2 + x3 अप टू कितना xr, और इसकी पावर n, तो इसमें जो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो कितने आते, n + r-1 cr-1। ये समझ में, ये फॉर्मूला सीधा याद कर लो, समझ गए। मैं जितने डिफरेंट यहां वेरिएबल्स होंगे उसकी पावर n अगर लिख रखा है तो सीधा उसमें इतने डिस्टिंक्ट टर्म्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो समझना, जैसा कि मान लो होता 3x² + y - z + w की पावर 15, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने होंगे, तो सीधा ये n हो गया, r कितना है इसमें 4, आसान 1 2 3 4, तो सीधा फॉर्मूला छाप दो, तो 15 + 4 - 1 c4 - 1 18c3। तो इस कारण से ना इसका एक्सपांशन करोगे तो 18c3 टर्म्स आएंगे, समझ गए। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये सबके सब जो वेरिएबल्स होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट हो। ये सर ना, ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे ऑल शुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी सर मैं इसका मतलब क्या है, ऑल शुड बी समझना कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तभी समझना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इंडिपेंडेंट में सिंपली समझना, जैसे ये x में, ये y में, ये z में था, ये w में था, सोचो सबके सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये समझ मैं क्या कह रहा हूं, ये सिंपली समझना इसलिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो ऐसा होता 1 + x + x² की पावर 10, जैसे मान लो ये होता, ठीक है। मैं पूछूं कि इसमें तुम्हारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो अगर इसमें हमने सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि 1 2 3 वेरिएबल्स थे, तो r3 हो गया, ये 10 हो गया n, तो ये कितना आएगा n + r-1 cr-1 मीन्स कितना 12c2। कायदे से इतने टर्म्स आने चाहिए थे, चलो। लेकिन जरा ये फील करने की कोशिश करो, समझना, ये समझा कि इसमें कायदे से अगर देखा जाए तो 12c2 टर्म्स आने चाहिए थे, बट इसमें समझना क्या होगा, कुछ टर्म्स समझना कम आएंगे। देखना मैं बता रहा हूं कैसे आएंगे, अभी देखो। तो जैसे समझना, अब अगर हमसे मान लो पूछा होता कि 1 + x + x², इसी को मैं दूसरे तरीके से फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि इसके दूसरे तरीके से हम कितने टर्म्स देख सकते हैं। तो देखो, तो 1 + x + x² ये था। मान लो अगर मैं 2 1 + x + x² का मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो जरा देखते हैं कि x की कौन कौन सी पावर्स मिलती है। सोचो जितनी डिफरेंट x की पावर्स मिलेंगी उतनी तो डिफरेंट टर्म्स होंगे। जैसे इसके एक्सपांशन में, जैसे अगर मान लो एक कांस्टेंट टर्म है, एक x की पावर 1 है, एक x की पावर 2 है, एक x की पावर 3 है,
ऐसे करते करते मान लो 10 एक्स की पावर्स इसमें मौजूद होती तो 10 ही टर्म्स तो इसमें होते। तो हम सिंपली ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितने डिफरेंट एक्स की पावर्स मुझे मिलेंगी। ये चला, खाली बस मान लो दो ही 1 + x + x² है। तो जरा सोचो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो पक्का एक कांस्टेंट मिलता। सोचो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो पक्का एक x की पावर 1 वाला टर्म मिलेगा। कोफिशिएंट क्या होगा मुझसे मतलब नहीं है, कोफिशिएंट कुछ भी होता है फर्क नहीं पड़ता, बस हम देख रहे हैं कि x की कौन कौन सी पावर्स मुझे मिल सकती हैं। तो देखो x की पावर 1 मिल जाता जब इसका मल्टीप्लाई इससे होता। सोचो x का स्क्वायर भी मिल जाता जब इसका मल्टीप्लाई इससे होता। ये चले कोफिशिएंट कुछ भी हो बस नॉन जीरो होना चाहिए। तो जो x का क्यूब भी मिल जाता जब इसका मल्टीप्लाई इससे होता। ये चला, सोचो x की पावर 4 भी मिल जाता जब इसका मल्टीप्लाई इससे होता। ये चला कि अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो सोचो 1 कांस्टेंट मिल गया, x मिल गया, x² मिल गया, x³ मिल गया, x² 4 भी मिल गया। ये समझ में आया? मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे सोचो हमें x की इतनी सारी पावर्स मिल जाती। तो अगर मैंने तुमसे पूछा होता कि बता 1 + x + x² इसके एक्सपांशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कितने टर्म्स दिख रहे? 1 2 3 4 5 टर्म्स दिख रहे थे। ये चला, अब इसी को सर अगर फॉर्मूले से करने जाता तो n कितना है 2, r कितना है 3, तो 2 + 3 - 1 c3 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 4c2। तो देखो कायदे से इसके हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। ये समझ में आया? लेकिन आंसर आया कितना अपना 5। ये इसलिए हुआ क्योंकि सर ना हुआ क्या होगा कि दो डिफरेंट x² वाले टर्म बन रहे होंगे, वो क्लब होके एक बन गया होगा, इसलिए सर ना इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कुछ कम आए। ये चला, इसी जगह पे सर अगर तीनों अगर डिफरेंट वेरिएबल्स अगर होते x + y + z का स्क्वायर तो बिल्कुल से इसके एक्सपांशन में 6 टर्म्स आते हैं। सही बात है बच्चों, x² + y² + z² + 2xz + 2yz + 2zx, उसमें बिल्कुल सही 6 टर्म्स होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हमने इसका एक्सपांशन किया होगा तो सोचो जब हमने एक बार जब हमने 2xy, ठीक है, समझ गए ना कि दो टर्म्स हो गए होंगे, दो टर्म्स क्लब होके एक बन गए होंगे, तो इसलिए क्या हुआ इसमें कुछ टर्म्स कम हो गए। इसलिए बार बार कह रहा हूं सर ना कि जब ये सर ना डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमें समझ गए ये जो निकालना है जिसकी पावर n का, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके सबके आपस में इंडिपेंडेंट हो। ये समझना मैं क्या कह रहा हूं? तो सर ना जैसे अगर हमसे ये पूछा होता 5x - 3y + 2z की पावर 12, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो सीधा मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं क्योंकि x y z ये तीनों ही के आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो कोई भी दो टर्म मिलके एक टर्म नहीं बनाएगा, सबके सब डिफरेंट होंगे, और सबके सब अगर डिफरेंट होंगे तो सीधे इसके नंबर टर्म्स कितने आएंगे 12 + 2c2 14c2। ये क्वेश्चन में आया क्या हुआ? ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये सबके सब क्या होंगे आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए तो फिर कैसे निकालेंगे। अब उसका देखते हैं, देखना जैसे मान लो अगर क्वेश्चन होता अपना, मान लो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं 1 + x + x² की पावर 20। ठीक है, मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो सर ऐसे क्वेश्चंस में हम सिंपली सर क्या लॉजिक यूज करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम x की कितनी डिफरेंट पावर्स बना सकते हैं। तो जो जितनी डिफरेंट x की पावर्स मिलेंगी उतने डिफरेंट टर्म्स होंगे हमारे पास। तो सर हमें ये देखना है कि x की कौन कौन सी पावर्स इसके एक्सपांशन में अवेलेबल होंगे। समझ गए? तो वापस से करने के लिए वही कर रहा हूं। देखना, हमने देखा था कि अगर सोचो दो 1 + x + x² का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो, ठीक है, सोचो दो 1 + x + x² का अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सोचो हमें कांस्टेंट टर्म मिल गया था, x की पावर 1 वाला मिल गया था, x की पावर 2 वाला मिल गया था, x की पावर 3 वाला भी मिल गया था, इवन x की पावर 4 वाला भी मिल गया था। ये चला, कोफिशिएंट कुछ भी आता है हमें फर्क नहीं पड़ रहा था, बट ये सारे x की पावर्स मिल रही थी, तो हमने सीधा कह दिया था कि इसके एक्सपांशन में सोचो 5 टर्म्स मिलते हैं। समझ गए? अब अगर मैं समझना, अगर ये फाइंड करने की कोशिश करूं कि 1 + x + x² का क्यूब, मैं समझ 3 1 + x + x², इनका मल्टीप्लाई करोगे तो x की कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी, ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको फाइंड करने जाएंगे, मींस हमें क्या करना है, इसमें एक और बार 1 + x + x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वापस से ये देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कौन से x की पावर्स मिलेंगी। ठीक है, वापस से देखते हैं, कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा,
समझ गए? सोचो x की पावर 1 भी मिल जाएगा जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, x की पावर 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा। मीन्स x की पावर 1 से लेके x की पावर 4 तक के सारे मिल गए। अब सोचो x की पावर 5 भी मिल जाएगा जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये चला। इवन x की पावर 6 भी मिल जाएगा जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे। तो ये देखा कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब था, उनका मल्टीप्लाई किया आपस में, तो सोचो x की पावर 0 से लेके, समझ इसको x की पावर 0 कह सकते हैं कि x की पावर 0 से लेके x की पावर 6 तक के सारे टर्म मिल गए। मींस एक्चुअल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब में कितने टर्म्स होंगे? 0 से लेके 6, मींस कितने टर्म्स होंगे? 7 टर्म्स होंगे। ये चलो, अगर यहीं पे सोचो अगर मैं एक और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, तो शायद अब तुम्हें पैटर्न दिख जाए कि मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें एक और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वापस से देखते हैं कि एक्स की कौन कौन सी पावर्स हमें मिलती। तो देखते हैं एक्स की कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी। तो सोचो कांस्टेंट वाला मिलेगा, एक्स वाला मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, x4 मिलेगा, x5 मिलेगा, x6 मिलेगा, x7 भी मिलेगा, x8 भी मिलेगा। मीन्स इस केस में सोचो हमें x की पावर 0 से लेके x की पावर 8 तक के सारे टर्म मिल जाएंगे। ये चला। तो शायद पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि जब हमने सर 4 ये लिए, ठीक है, तो जरा ये सोचो, ये तो हम सोच ही सकते हैं कि भाई इन चारों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x की हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी। सोचो x की हाईएस्ट पावर सोचो कब मिलती, जब इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे होता, इसका मल्टीप्लाई इससे होता, इसका मल्टीप्लाई इससे होता। मींस इन चारों के मल्टीप्लिकेशन में ये तो समझ में आ रहा था कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा वो हमें x की पावर 8 मिल रहा होगा। ये जरा, और मिनिमम पावर कौन सी होगी, जब कांस्टेंट 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 इनका मल्टीप्लाई होगा, तो मिनिमम पावर कितनी मिल रही है, x की 0 मिल रही होगी। और इससे समझ में आ रहा है कि सर बीच के भी सारे पावर्स मुझे हमेशा मिलेंगे। ये चला कि बीच के भी सोचो हमें सारे पावर्स हमेशा मिल रहे हैं। तो अब जरा फील करने की कोशिश करो कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऐसे सोचो 20 डब्बे होते। ये चला, ऐसे 20 डब्बे होते। अब जरा सोचो 20 डब्बे को अगर तुम मल्टीप्लाई करते तो x की हाईएस्ट पावर कितनी मिलती। सोचो x की हाईएस्ट पावर कब मिलती, जब सब में से x स्क्वायर उठाओ और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तब मिलता। ये चला, मींस x के सोचो जो मैक्सिमम पावर मिलती तो ऐसे 20 डब्बे होते, तो स्क्वायर 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 20 बार। मींस मैक्सिमम पावर जो हमें मिलती इस केस में वो मिलती x की पावर 40। ये चला कि ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अगर ऐसे 20 डब्बे होते तो जो मैक्सिमम पावर हमें x की मिल सकती थी वो कौन सी मिल सकती थी, जब सारे के सारे x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो तब कौन सी पावर मिलती है हमें, x की पावर 40 मिलता। ये चला। और सर जो मिनिमम पावर जो होती वो कौन सी मिलती, जब सारे के सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई होते, या ये कहो x की पावर 0 वाला या कांस्टेंट मिलता। और इससे समझ में आ ही रहा था कि सोचो मैं हर बार सोचो सारे के सारे बीच के टर्म भी मिल रहे थे। मींस इसमें भी ये कंफर्म था कि इससे लेके इसके बीच में जितने भी पावर्स होंगे वो भी हमें पक्का मिल रहे होंगे। ये चला। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि इसके एक्सपांशन में x की पावर 0 से लेके x की पावर 40 तक के सारे टर्म्स मौजूद होंगे। और अगर सारे टर्म्स मौजूद होंगे तो इसके एक्सपांशन में समझना जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे, 41। ये जिला सबको समझ में आया कि हमने क्या किया, ठीक है, समझ में आया। हमने सोचा कैसे, हमने पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी। तो मैंने क्या किया, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिए, 3 लिए, फिर 4 लिए। तो उससे ये कंफर्म हो गया कि सीधा मिनिमम पावर देखो, मैक्सिमम पावर देखो, और बीच के सारे तो मिल ही रहे, तो सीधे तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। तो सेम लॉजिक इसमें यूज कर दिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसकी पावर 20 था, तो मिनिमम पावर x की पावर 0 होता, मैक्सिमम पावर जब सारे के सारे x उठा लो तो x की पावर 40 होता, तो बीच के भी सारे मिलेंगे। मिस टोटल तुम्हें ऐसे 41 टर्म्स मिल रहे होंगे। इतना आगे सबको समझ में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 में ऐसे कितने टर्म्स होते, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसका यूज करके देखना, अब अगर मान लो तुमसे पूछा होता कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 इसमें कितने टर्म्स होंगे। देखो ये तो सही था कि इसमें क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, सारे के सारे प्लस में थे, तो सर जब भी चीजें मल्टीप्लाई होती थी सब चीजें जुड़ते थे। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था कि कुछ पावर्स आपस में कट के एक पावर ही गायब हो जाए। ये सोचो सब में प्लस था तो वो दिक्कत कभी यहां पे आई नहीं। लेकिन सोचो अगर मैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अगर यूज कर रहा हूं
तो हो सकता है, ध्यान रखना, हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, कि सोचो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एक्स क्यूब बनेगा और एक प्लस का एक्स क्यूब बन जाए, कट जाए तो कुछ टर्म्स कम हो जाए। ये पॉसिबिलिटी थी, इसमें आया, इसमें वो दिक्कत क्यों नहीं आई, क्योंकि ये सबके सब प्लस के थे, तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ा, कंफर्म था कि सारे के सारे टर्म्स जिंदा बचेंगे, और जिंदा बचेंगे तो सारे टर्म्स ही बचेंगे, तो सीधा गिन लिया। ठीक है, लेकिन अब 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के केस में क्या करें? तो इसको समझने के लिए पहले तो जरा इसको देखते हैं। मान लेते सर ना, जो हमने अभी देखा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20, ठीक है, ये जो तुम्हारा एक्सपांशन होता, इसमें सोचो, मान लो इसका एक्सपांशन, ये तो हमने देख लिया कि इसमें जो एक्स की पावर्स होंगी वो एक्स की पावर 0 से लेकर एक्स की पावर 40 तक की सारी पावर्स होती, बट हमें कोएफिशिएंट तो नहीं पता, तो मान लेते हैं कि इसका कांस्टेंट a0 होता, इसका x का कोएफिशिएंट a1 होता, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a2 होता, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a3 होता, एंड सो ऑन करते करते x की पावर 39 का कोएफिशिएंट a39 होता। हमें नहीं पता क्योंकि क्या होंगे, तो मैंने कुछ वेरिएबल्स मान लिए। इशरा, मुझे बस इतना बताता है कि इसका एक्सपांशन करोगे तो एक्स की 0 से लेकर एक्स की 40 तक के सारे टर्म्स मिलेंगे। अब उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे नहीं बताते, तो मैंने मान लिया चलो कुछ वेरिएबल्स होते होंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ये फील करो कि इस चीज का एक्सपांशन ही ये लिख रखा है, इशरा, इस चीज का एक्सपांशन ये लिख रखा है, ठीक है, या ये सोचो, ये सोचो, या ये सोचो ये पूरी एक आइडेंटिटी है, सोचो इसका फॉर्मूला ये है, मींस ये दोनों चीजें जो हर एक्स के लिए हमेशा बराबर होंगी। सोचो यहां पे तुम कुछ भी एक्स लिखो, यहां पे सेम एक्स लिखो, पक्का दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये इसी का तो एक्सपांशन था। सोचो जैसे अगर मैं लिखता हूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मींस सोचो इसका एक्सपांशन ही ये था, मींस यहां पे तुम एक्स और वाई कुछ भी रखोगे, सेम एक्स और वाई यहां रखोगे तो दोनों सेम ही वैल्यू तो देंगे, क्योंकि दोनों समझे जी, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। तो सोचो इसका एक्सपांशन ही ये लिख रखा है, ठीक है, इसका एक्सपांशन ही अगर ये होगा तो इसमें तुम एक्स के लिए कुछ भी छापो और इसमें एक्स के लिए सेम छापोगे तो पक्का दोनों सेम आएंगे। ये झिला मैंने क्या करा, और सुना अगर ऐसा ट्रू है, जो कि बिल्कुल सही है, तो सोचो क्यों ना, अगर मुझे इससे ये बनाना है तो क्यों ना मैं पुट x इक्वल टू माइनस एक्स। सोचो ये मेरे समझ में आ गया कि भाई ये चीज और ये चीज बराबर लिखी है, मींस यहां पे मैं x में कुछ भी छापूं, सेम चीज अगर मैं यहां छापूंगा तो पक्का है दोनों सेम वैल्यू देंगे। तो मैंने क्या करा, इसमें x की जगह पे माइनस एक्स छाप दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया सिंपली पुट x इक्वल टू कितना, माइनस एक्स, या कुछ भी माइनस वाई पुट करो, तुम्हारी मर्जी है। बट सोचो अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता तो सोचो ये क्या बनता, 1 x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, यहां x को रिप्लेस किया माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर ही बनता। तो सोचो x को माइनस एक्स रिप्लेस करने पे सोचो ये बनता, तो सोचो दोनों साइड सेम x छापने पे पक्का दोनों बराबर वैल्यू देंगे। तो अगर मैंने यहां पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो क्यों ना मैं यहां भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं। और जरा ये फील करो कि अगर मैं यहां पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता तो क्या बनता, ये शायद समझ में आ रहा हो, प्लस a4 x स्क्वायर 4, यहां से माइनस a39 x की पावर 39 और प्लस a40 x की पावर 40। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि जितने भी समझ हमने क्या करा, इस साइड भी x को माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो जितने भी ऑड वाली पावर्स होंगी x की उनके सामने माइनस आ जाएगा, और जितने भी इवन वाली पावर्स रहेंगे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आया। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 का एक्सपांशन करोगे तो एग्जैक्टली इसी की तरह आएगा, बस क्या होगा, जितने भी ऑड पावर्स होंगे उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा और जितने भी इवन पावर्स होंगे उसमें सिंपली समझना पॉजिटिव साइन ही रहेगा। लेकिन ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितने टर्म्स इसमें होंगे उतने टर्म्स इसमें होंगे, ये बस कोएफिशिएंट ज्यादा से ज्यादा प्लस से माइनस ही तो हुए, नंबर ऑफ टर्म्स तभी भी उतनी है। मींस ये कंफर्म हो गया कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 इसका भी एक्सपांशन करोगे तो इसमें भी सोचो कितने टर्म्स होंगे, 41 टर्म्स ही होंगे। ये पूरा डिस्कशन समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में हमने कैसे करा कि हमने इसका पहले देख लिया था, ठीक है, फिर हमें इसका निकालना था तो हमने सिंपली कहा इसमें x को माइनस एक्स से सीधे रिप्लेस कर दिया, अभी भी दोनों क्वांटिटी सेम होंगी तो सीधा हमें इसका एक्सपांशन डायरेक्टली मिल गया, हमें सोचना नहीं पड़ा। इसमें मींस अगर जैसे मान लो मुझे अगर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20, इसमें अगर मान लो मुझे एक्स स्क्वायर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए तो सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 में एक्स स्क्वायर 4 का कोएफिशिएंट निकाल लो, दोनों बराबर होंगे। ये चल रहा है।
तो शायद इससे आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर मान लो और ये पूछा होता कि 1 + x + x² की पावर 40 प्लस 1 - x + x² की पावर 40, ये समझिए पूरा एक एक्सपांशन है। तो इस एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे, जैसे अगर मान लो अब ये पूछा होता, तो समझना हमें इसका पता है 1 + x + x² की पावर 40। सोचो इसमें, सोचो x की मिनिमम पावर कितनी होगी, x का 0। x की मैक्सिमम पावर कब होगी, जब x² वाले सारे मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 + x + x² के ऐसे 40 डब्बे हैं, 1 2 3 ऐसे 40 डब्बे हैं। तो मैक्सिमम पावर x की कब मिलेगी, जब सारे के सारे x² आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x² × x² × x² × x² 40 बार। तो मैक्सिमम पावर जो हमें मिलती है वो कितनी मिलती है, x की पावर 80। ये चला। और इस बार ये फिल करने की कोशिश करो वापस से कि बीच के भी हमें सारे टर्म्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं अपने। मीन्स इसके एक्सपांशन में सोचो ऐसे 81 टर्म्स होंगे। ये चला। और ये अभी हमने देखा कि अगर x को सिंपली -x से रिप्लेस करोगे तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा। सोचो अगर इसमें 81 टर्म्स हैं तो इसमें सिंपली x को -x से रिप्लेस कर दो तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा। तो ये भी कंफर्म है कि इसमें भी 81 टर्म्स होंगे। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कुछ टर्म कट जाए। और शायद समझ में आ रहा होगा कि सोचो अगर x² 40, इसको भी सोचो अगर मैं ऐसे लिखता a0 + a1x + a2x², और इस बार मैक्सिमम पावर कितना आता है x² 80 अप टू कितना a80 x की पावर 80। इतना कि अगर मैं इसका एक्सपांशन लिखूंगा तो सोचो कुछ कैसा बनेगा। ठीक है, इस बार लेकिन सोचो जो टर्म जाएंगे वो कहां तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे। इचला इसका एक्सपांशन सोचो इस बार कुछ ऐसा होता। और सेम अगर मैं इसका एक्सपांशन अगर करूंगा, ठीक है, तो सर इसका भी एक्सपांशन सोचो एग्जैक्टली वहीं तक जाएगा, 80 तक। ये समझ में आया? तो सर इसका एक्सपांशन कुछ ऐसा होता, इसका एक्सपांशन कुछ ऐसा होता। और अब जरा ये फील करो कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, सोचो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो इस बार ये फील करने की कोशिश करो कि जितने भी ऑड वाली पावर्स होंगी x की वो सारी कट जाएंगी। इसलिए कि जितने भी x की ऑड वाली पावर्स होंगी वो सारी पक्का कट जाएंगी। मींस अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो सोचो इवन वाली पावर्स होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ a0, ट्वाइस ऑफ a2x², ट्वाइस ऑफ a4x की पावर 4, ऐसे बनेंगे अप टू कितना, ट्वाइस ऑफ कितना a80 x की पावर 80। इतने टर्म्स बनते। मींस इस बार सोचो x की पावर 0 बचता, x की पावर 2 बचता, अप टू x की पावर 80 बचता। मींस 0 से 80 में जितने इवन टर्म्स होंगे वो बच रहे होंगे। और सो 0 से 80 में कितने इवन टर्म्स होंगे, तो सोचो 2 से लेके 80 में 40 इवन होते, 40 ऑड होते। चला सॉरी 1 से लेके 80 में 40 इवन होंगे, 40 ऑड होंगे। तो 40 इवन तो यहां से यहां तक ही आ गए, एक 0 वाला एक और इवन। मींस टोटल नंबर ऑफ जो इवन टर्म्स होंगे वो अभी भी कितने होंगे, 41 ही होंगे। ये चला सब समझ। तो इससे समझ क्या जुगाड़ थी कि इसका एक्सपांशन काफी अच्छे थे कि इसके एक्सपांशन में सिंपली x को -x से रिप्लेस करता, ये मिला। तो हुआ क्या, ऑड वाली पावर वाले एग्जैक्टली नेगेटिव बन गए। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के जो नई सीरीज बनती उसका अगर मैं एक्सपांशन लिखता तो ऑटोमेटिकली क्या होता, जितने भी x की पावर ऑड वाले होते वो टर्म्स कट जाते, तो खाली इवन वाले बचते। ये आया समझ में सबको? तो शायद इसका भी आंसर आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि अगर मैं 1 + x + x² की पावर 40 माइनस ऑफ 1 - x + x² की पावर 40, अगर ये पूछा था इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स होते, तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों सीरीज को सोचो माइनस कर रहा हूं, और सोचो अगर माइनस करोगे तो इस बार ये फील करो कि इवन वाले टर्म्स कट जाएंगे और ऑड वाले सोचो जुड़ जाएंगे। ये फील आया? मींस इस बार सोचो x की जो पावर्स बचती वो कौन सी, ऑड वाली बचती। मींस x की पावर 1 बचता, x की पावर 3 बचता, x की पावर 5 बचता, और अप टू कितना, x की पावर 79 बचता। मींस 1 से लेके 80 तक जितने भी ऑड टर्म्स होते खाली वो बचते, और 1 से लेके 80 तक सोचो 40 इवन थे, 40 ऑड थे। मींस कितने ऑड बचते तुम्हारे, 40 टर्म्स बचते। ठीक है, ये आया सबको समझ में क्या हुआ, ये है ना? ठीक है, देखना और इसको हटा रहा है ना।
हाँ देखना, जैसे मान लो अगर हमें पूछा होता फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो पूछा होता फ्रॉम 1 + x की पावर 20 प्लस 1 - x की पावर 20, अगर ये जो एक्सपांशन बनता इसमें तुम्हारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आते? तो वापस से ना सेम लॉजिक यूज करते हैं। जैसे सोचो इसका एक्सपांशन होता, इसका एक्सपांशन होता कितना आता, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x का स्क्वायर अप टू कितना, सोचो NCn x की पावर n आता। ये चला, तो जरा ये फील करो कि ये जो एक्सपांशन था ये किसका था, 1 + x की पावर n का एक्सपांशन था। ये सोचो ये चीज और ये चीज हर x के लिए हमेशा बराबर वैल्यूज देंगे। ये चला, ये चीज और ये चीज हर x के लिए हमेशा सेम वैल्यू देंगे या सेम आउटपुट देंगे। और अगर सना दोनों हर x के लिए सेम आउटपुट देंगे तो क्यों ना मैं इसमें पुट x = -x, क्यों ना x को -x रिप्लेस कर दूं। तो x को सोचो अगर -x रिप्लेस करोगे तो सोचो ये कैसे बनेगा, NC2x का स्क्वायर, ये प्लस का बनेगा। समझ गया, अगला क्या था, NC3 - x का क्यूब, ये बनता, मीन्स नेगेटिव बाहर आया था। तो शायद वापस से समझ में आ रहा होगा कि सेम चीज होती, मीन्स क्या कि वापस से x पे जितने भी ऑड वाले पावर्स होते सब पे नेगेटिव बाहर आया था, इवन वाले में नहीं आ पाता। मीन्स जो इसके टर्म्स बनते एग्जैक्टली वही टर्म्स बनते, बस ऑड वाले पावर्स में नेगेटिव आए थे। ये चला, और अब सोचो अगर दोनों को जोड़ोगे तो शायद वापस से समझ में आ रहा होगा कि जितने भी ऑड वाले पावर्स होंगे वो कट जाएंगे, मीन्स खाली इवन वाले पावर्स तुम्हारे बचेंगे। और ये तो हम पता ही है, इसके एक्सपांशन में जो x की पावर 0 से लेकर x की पावर 20 तक के सारे पावर्स मिलते हैं। तो 0 से लेकर 20 में जितने भी इवन पावर्स होंगे वही तो बच रहे हैं। मीन्स तुम्हें बस ये देखना कि 0 से लेकर 20 में कितने इवन पावर्स हैं। तो सोचो 1 से लेकर 20 में 10 इवन होते, 10 ऑड होते 1 से 20 में, 0 वाला एक और इवन, मीन्स टोटल कितने इवन होंगे तुम्हारे पास, 11 टर्म्स बच रहे होंगे। ये चला, मीन्स इसमें से ना जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे, 11 होंगे। और शायद समझ में आ ही गया होगा कि अगर मैं बीच में अगर माइनस से अगर रिप्लेस कर देता, सुना, अगर माइनस से अगर रिप्लेस कर देता तो इस बार क्या होता, सोचो माइनस से अगर रिप्लेस करते, ठीक है, इन दोनों को घटाते तो क्या होता, ये जो साइन होते वो चेंज हो जाते। मीन्स ई बार से जो x की जो इवन पावर्स होते वो कट जाते और जो ऑड वाले पावर्स होते वो बच जाते। मीन्स इसके एक्सपांशन में जितने भी ऑड वाले पावर्स होंगे वो बचेंगे, और इसके एक्सपांशन से ऑड वाले पावर्स कौन कौन से होते हैं, एक 1 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, अप टू 19 तक। तो 1 से लेकर 20 तक जितने ऑड टर्म्स होते, तो 1 से लेकर 20 तक कितने ऑड टर्म्स होते तुम्हारे, 10। तो इतने नंबर टर्म्स उसमें आते। ये आया सब क्वेश्चन में, ये क्या हुआ। सिमिलरली सुनना, अगर मान लो पूछा होता कि बताओ 1 + x का स्क्वायर प्लस x की पावर 4, इसकी पावर 30, इसमें कितने टर्म्स होते हैं, तो कैसे निकालते हैं। 1 + x² + x की पावर 4 की पावर 30, इसके एक्सपांशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो सर ना वापस से मैं इसका यूज कर रहा हूं, 1 + x + x² की पावर n। ये हमने देखा था, इसका मैं बड़े अच्छे से आ गया था। कैसे, इसमें कांस्टेंट टर्म होता था, एक x की पावर 1 वाला होता था, एक x की पावर 2 वाला होता था, और जो मैक्सिमम पावर कितनी जाती थी, जब सब में से x² मल्टीप्लाई करोगे तो x² n बार, मीन्स जो मैक्सिमम पावर जाएगी वो सोचो कितनी जाएगी, x की पावर 2n। ये चला, ये समझ, ये इसका इन जनरल एक्सपांशन है 1 + x + x² की पावर n का, और ये सर ना कई बार यूज होगा, तो ये बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए सर में। ठीक है, समझ गया ना, मिनिमम पावर होगा x की 0 और मैक्सिमम पावर कितना होगा, जब सब में से x² का मल्टीप्लाई करते, और सब में से x² का मल्टीप्लाई करोगे तो x² n बार, तो मैक्सिमम पावर कितनी आती है, x² 2 नहीं आती, और बीच के सारे पावर्स हमें मिल ही रहे होंगे, ये हमने पहले चेक कर लिया था। ये समझ में आया। लेकिन हमें तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे, तो शायद समझ में आ रहा होगा ये चीज हमेशा इसके बराबर होगी, तो क्यों ना पुट x = x का स्क्वायर। ये चला, तो सर x को अगर x² से रिप्लेस करता तो यहां क्या बनता, ये बनता, और यहां क्या बन जाएगा, a0 a1 x का स्क्वायर a2 x की पावर 4 अप टू कितना, a2n x की पावर 4n। ये आया समझ में। और सोचो ये इसके बराबर तो था, बस n के लिए में क्या छापना, 30 छापना था। तो n के लिए अगर 30 छापोगे
तो इसमें सोचो A0 से लेके A0, A1, A2 से लेके कितना मिल रहा है, A60 तक मिल रहा था। मीन्स जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे, 61 होंगे। और इवन सोचो हम ये भी बता सकते हैं कि सोचो 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 30 में जो x की पावर 6 का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, इसके एक्सपांशन में जो x की पावर 6 का कोफिशिएंट होगा, वही सोचो इसके एक्सपांशन में x की पावर 3 का कोफिशिएंट होता। सोचो अगला आइटम में तो बनता a3 x की पावर 6 तो बनता, मींस इसके एक्सपांशन में जो x की पावर 6 का कोफिशिएंट था, वही इसके एक्सपांशन में x की पावर 3 का कोफिशिएंट रहा होगा। ये समझ में आया? तो ये बहुत काम की चीज है, रिप्लेस करना। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। ठीक है, चलो देखना आगे। हाँ, अगला लिखना एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p। इसका सिंपली ये समझना, जैसे अगर मैंने लिखा, मान लो लिखा e ऑफ np, इसका तो सिंपली ये है कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। समझ गए? इसका मतलब सिंपली क्या पूछना जाता है कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p कितना होगा इन n फैक्टोरियल। मतलब समझना, जैसे मैं लिखा e, ठीक है, और मान लो यहां पे लिखा मैंने 10 और मान लो यहां मैंने लिखा 3। इसका मतलब सिंपली ये पूछना जाता है कि 10 फैक्टोरियल में सुना 3 की पावर k में सर कितने 3 मौजूद होंगे, बस ये पूछना आता है कि 10 फैक्टोरियल में कितने 3 मौजूद होंगे, सर कितने 3 के फैक्टर्स मौजूद होंगे, बस ये पूछना आता है। सर सुना, सोचो 10 फैक्टोरियल में सोचो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो होता। तो सर इसमें कितने 3 मौजूद हैं, एक यहाँ होता, एक 3 यहाँ होता, 2 3 यहाँ होते। मीन्स 10 फैक्टोरियल में जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ 3 मौजूद होंगे वो कितने होंगे, 4। तो इसकी जो वैल्यू आती वो तुम्हारी कितनी निकल के आती, 4 निकल के आ जाती। समझ गए कि एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर टू द प्राइम, इसका मतलब सिंपली क्या है कि उसके फैक्टोरियल में इस प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स मौजूद है या कितनी बार मौजूद है। समझ गए? और इसका सीधा फॉर्मूला होता है अपना n बाय p। समझ गए? ग्रेडेशन डियर फंक्शन है ये। अगला n बाय p स्क्वायर, n बाय p क्यूब, अप टू कितना, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ये इसका सिंपली फॉर्मूला होता है। मैं सर ना, अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से निकालूं तो सिंपली सर ना, ये n था, ही p था, देखो n बाय p, n बाय p स्क्वायर, n बाय p क्यूब, और जरा ये सोचो ये कितना आता, 10 बाय 3 मींस 3.33, 3.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना आता 3। 10 बाय 9 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता 1। 10 बाय 27 सोचो 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता 0। और जरा सोचो आगे भी जितने भी टर्म्स होते वो सबके सब सोचो 0 पॉइंट समथिंग ही बनते, और उन सबका सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता 0 0 0। में जितना भी आंसर मिलना था खाली यहीं तक मिलना था, और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी, 4 आई थी। ये चला। अगर मान लो मुझे ये पता करना होता कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 5 इन 50 फैक्टोरियल, मींस सिंपली 50 फैक्टोरियल में कितने 5 के फैक्टर्स मौजूद हैं, हमें बस ये पता करना है। तो चाहो तो 1 से लेकर 50 तक लिख लो और उसको सबको गिन लो, एक तरीका वो भी था, या सीधा ऐसे देख लो n बाय p, n बाय p स्क्वायर, सोचो n बाय p क्यूब, n बाय p क्यूब। और सोचो अब जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके बाद सोचो 0 पॉइंट समथिंग बनेंगे, तो आगे जितने भी होंगे उन सब के लिए 0 बन जाएगी, तो जितना भी आंसर मिलना होगा खाली यही मिल जाएगा। और ये कितना मिलेगा, 10 प्लस 2 मीन्स कितना 12। मीन्स 50 फैक्टोरियल में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ 5 होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे, 12 5 होंगे।
ये समझ में आया? ठीक है, ये जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें भी था, ठीक है, उसमें मैंने कुछ हद तक शायद इसका प्रूफ भी बताया था, चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ना भी समझ आया तो फर्क नहीं पड़ता, ये तरीका समझ में आना चाहिए कि 50 फैक्टोरियल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 होंगे, वो निकालने के लिए सिंपली कुछ ये कर दो। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब देखना, तो ये हम सीख गए कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम पावर की अगर पता करना है कि वो मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड दे सकता है उस प्राइम से। ठीक है, अब हम इतना निकालना सीख गए हम लोग। अब देखना इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता कि मतलब फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन, मान लो होता 100 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मान लो होता कि 100 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, तो सिंपली समझना, मैं क्यों ना ये फाइंड कर लूं कि 100 फैक्टोरियल में कितने 10 के मल्टीपल होंगे। सोचो, अगर मैं ये फाइंड कर पाया कि 100 फैक्टोरियल में हम लोग कितने 10 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो सोचो उतने तो जीरो होंगे। सोचो, जैसे अगर मान लो कोई नंबर होता 23760000, तो सोचो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 2376 इंटू 10 की पावर 4। तो सोचो ये जो नंबर था इसमें सोचो 10 जो था वो 4 बार मौजूद था, तो सोचो जितने 10 मौजूद होंगे फैक्टर्स में उतने तो जीरो आएंगे। ये चला कि जितने 10 होंगे किसी भी नंबर में उतने तो जीरो आएंगे उसमें। तो क्यों ना मैं ये पता कर लूं कि इस नंबर में कितने 10 आ रहे हैं, जितने 10 होंगे उतने जीरो होंगे। और जरा सोचो 10 बनाने के लिए, सोचो इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूं, तो सोचो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। देखो मिस, जितने 2 और 5 के मैं पैर बना सकता हूं उतने 10 होंगे। सोचो अगर 2 भी 4 है, 5 भी 4 है, तो 10 भी 4 बनेंगे। सोचो 2 अगर 6 हैं, 5 अगर 4 है, तो सोचो 10 4 बनेंगे, और बाकी जो 2 2 होंगे वो बच जाएंगे। ये चला? तो इसमें भी समझना मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली ये पता करने की कोशिश करूं कि इस 100 फैक्टोरियल में कितने 10 होंगे, और कितने 10 होंगे मींस इनडायरेक्टली मैं ये पता करना चाहता हूं कि इसमें टोटल कितने 5 होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं वाला लेक्चर देख रखा होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूं इसको कि सिंपली ये देख लो कि इसमें कितने 5 मौजूद होंगे। ठीक है, अब देखो, और इसमें कितने 5 होंगे ये हमें निकालना आता है। ये कैसे निकाल देते हैं, सीधा 100/5, 100/5 स्क्वायर, एंड अगला कितना 100/5 क्यूब। और सोचो इसके बाद सोचो बाकी सारे जितने टर्म होंगे सब जीरो बन जाएंगे, इवन ये भी जीरो बनेगा। 100/125 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेडेशन जीरो बनेगा। मैं जितना भी आंसर मिल रहा हूं खाली यहीं से मिलेगा, तो कितना 20 + 4 मीन्स सोचो 100 फैक्टोरियल में 5 जो होंगे वो 24 बार होंगे। ये चला 24 5 होते, ये चला। और ये सोचो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि इसमें जो नंबर ऑफ टूज होंगे वो पक्का 24 से ज्यादा होंगे। सोचो नंबर ऑफ टूज कैसे निकालते हैं, 100/2, 100/4, 100/8, वो पक्का 24 से ज्यादा आते। मींस 2 सोचो बहुत सारे हैं। देखो अगर मैं ये पता करने की कोशिश करूं कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितने हैं, तो 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर मैक्सिमम कितना निकाल सकता हूं, तो 100/2, 100/4, 100/8, ठीक है, 100/16, 100/32, 100/64। और सोचो इसके आगे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगला क्या होता है 100/128 होता, जो कि 0 पॉइंट समथिंग बनता, बाकी सारे जीरो बन जाते। में जितने भी आंसर आने होंगे बस यही मिल जाएंगे। देखो 100/2 कितने 50, 100/4 25, 100/8 ठीक है ना, तो कितना 96, 12 पॉइंट समथिंग 12, 100/16 6 पॉइंट समथिंग, 100/32 3 पॉइंट समथिंग, 100/64 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50, 75, 87, 93, 96, 97। मीन्स 100 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ टूज मौजूद होंगे, सुना 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज कितने होंगे 97, नंबर ऑफ 5 कितने होंगे 24, और बाकी कुछ और भी नंबर्स होते हैं, लेकिन पक्का इस एंड में 2 और 5 नहीं बचेंगे। 2 और 5 हमने सारे निकाल लिए। ये समझ में? और जरा सोचो 100 फैक्टोरियल में अगर सर 297 बार रहा है और 524 बार था, तो जरा ये फील करने की कोशिश करो कि 100 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ 10 होंगे, सोचो वो मैं मैक्सिमम 24 ही बना सकता हूं। सोचो 10 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, एक 2 चाहिए था, एक 5 चाहिए था। तो सोचो मेरे पास 2 बहुत सारे हैं, 5 कम है,
तो सोचो जो नंबर ऑफ 10 बनेंगे वो भी तो कम ही बनेंगे, क्योंकि 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बनता। मेरे पास 24 5 थे, 24 2 थे, तो 24 10 तो बन गए, लेकिन सर 25वां 10 नहीं बनेगा, कि 25वां 10 बनाने के लिए मुझे एक और 5 चाहिए था, बट मेरे पास 24 ही 5 थे। मींस इसमें जो नंबर ऑफ 10 बनेंगे 10 बनेंगे, वो खाली 24 ही बन पाएंगे। ये चला, इस समय मैंने क्या किया कि इसमें तुम्हारे कितने होते, 24 10 होते, और जितने 10 होंगे उतने ट्रेलिंग जीरोस आएंगे। मींस 100 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे, 24 होंगे। समझ गए? हाँ, ये भी डायरेक्टली सोच सकते थे कि हमने ये क्यों नहीं किया कि डायरेक्टली हम 10 की पावर ही चेक करनी थी, तो क्यों ना मैं सीधा 10 से देख लूं, तो सीधा 100/10 100/10 स्क्वायर, सीधा क्यों ना मैं इसी से पता कर लेता, और इसके हिसाब से अगर मैं करता तो 100/10 10 + 1, तो इसके हिसाब से तो जो नंबर ऑफ 10 थे 100 फैक्टोरियल में वो 11 आ गए। लेकिन सर ना ये चीज गलत है, कि ना ये जो फॉर्मूला था वो तभी वैलिड था जब ये जो चीज थी वो तुम्हारी क्या हो, प्राइम हो। ये समझ में आया? इसलिए हम लोग डायरेक्टली 10 के साथ ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। समझ गए? अगर मुझे किसी कंपोजिट नंबर का फाइंड करना है कि इसके फैक्टोरियल में इस कंपोजिट नंबर की कितनी पावर्स मौजूद हैं, तो सिंपली तरीका क्या है, उसके जो प्राइम फैक्टर्स थे उनके पावर्स निकाल लो। अब उसमें क्या होगा, तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि सना कौन सी पावर को कितनी बार मिलाने पे वो नंबर मिल रहा था, तो जो नंबर कम बार मौजूद होगा उतने ही कम कंपोजिट नंबर फॉर्म होंगे। ये चला मैंने क्या बोला, मतलब जैसे मुझे 10 फाइंड करना था, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते, 1 2 था 1 5 था, तो मैंने ये पता कर लिया कि 100 फैक्टर में 2 कितने थे 5 कितने थे। अब इसकी पावर्स को देख के मैंने अंदाजा लगा लिया कि इसमें 10 में कितने बना सकता हूं, ऑब्वियसली तो जो कम होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? एग्जांपल देखो, ठीक है, ये समझ में आया? और हाँ, किसी भी नंबर में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस पता करने के लिए सिंपली ये हम लोग पता करते हैं कि उस नंबर में कितने 5 की पावर्स मौजूद है। समझ गए? जैसे सोचिए हमेशा ट्रू है, इसको फील करने की कोशिश करना, ठीक है? और अगर लेक्चर ना देखा हो तो दोबारा देख लेना, उससे मैंने थोड़ा धीरे धीरे समझाया था। तो जैसे ना मान लो अगर मुझे ये पता करना होता कि 120 फैक्टोरियल में 24 के कितने पावर्स मौजूद होंगे, समझिए 120 फैक्टोरियल में 24 के कितने पावर्स मौजूद होंगे, हमें ये पता करना था। तो वापस से ना ये एक कंपोजिट नंबर था, तो अभी तो नहीं कर सकता, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होता है, एक 2 होता और एक 3 होता। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, 120 में ये पता करने की कोशिश करता हूं कि 2 कितने और 3 कितने, देखते हैं। तो पहले देखते हैं 120 में 2 कितने, तो क्या होता, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो 120/2, 120/2 का स्क्वायर मीन्स 4, 120/8, 120/16, ठीक है ना? ठीक है, तो 16 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 96, 102 112 7, ठीक है। 120/32, 32 करोगे तो कितना बनेगा 3, 120/64 तो कितना बनेगा 1, ठीक है ना। और 120/128 बाकी सारे 0 बन जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ 2 इसमें मौजूद होंगे कितने होंगे, 60 30 90 90 105 112 115 116 में जो नंबर ऑफ 2 इसमें मौजूद होंगे तुम्हारे कितने होंगे 116 मौजूद होंगे, ठीक है। अब देखते हैं 120 में 3 की पावर्स कितनी मौजूद होंगी, तो 120/3, 120/9, 120/9 99 108, ठीक है। और कितना 10117 तो कितना 13, ठीक है। 120/27 तो 54 54 108 है ना, तो कितने बन जाएंगे 54 27 ना 4, ठीक है। 120/81 तो कितना 1, बाकी तो सारे 0 बन जाएंगे। तो 120 में 3 की पावर्स कितनी मौजूद थी 40 53 57 58 ये मौजूद थी, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि 120 फैक्टोरियल में ध्यान देना अच्छे से 2 की जो नंबर ऑफ पावर्स थी वो कितनी थी 116 और 3 की जो नंबर ऑफ पावर्स थी वो कितनी थी 58 और बाकी कुछ नंबर्स थे हम उससे मतलब नहीं है। अब हमें ये देखना था कि हम 24 कितने बना पाते।
अब जरा ये फील करो 24 बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक 8 चाहिए और एक 3 चाहिए, तो जो एक 8 और एक 3 मिलके एक 24 बनाएंगे। तो तुम्हें ये देखना था इनसे मिलके तुम कितने 24 बना सकते हो, बस तुम्हें ये तो सोचना था। तो इनसे मिलके से तुम कितने 24 बना सकते हो, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ ले रहा हूं। तो 6 2 8, अभी तो 3 का मल्टीपल है नहीं, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं 4 कॉमन ले ले रहा हूं। तो 4 कॉमन लोगे तो कितना 114 बचेगा। तो 114 बचेगा तो उसको मैं लिख ले रहा हूं कुछ ऐसे 2 की पावर 3 114, ठीक है ना। तो कितना 38, और ये कितना बनेगा 3 की पावर कितना 58। ये चला, मैंने क्या करा, तो मैंने क्या 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, यहाँ पे 114 बचता, तो 114 को मैंने ऐसे लिख दिया 3 और यहाँ पे 38, ठीक है। और अब समझना ये कुछ कैसा बन जाएगा, 4 इंटू कितना 8 की पावर 38 और कितना 3 की पावर 58, ये बनता। और अब जरा फील करने की कोशिश करो कि तुम कितने 24 बना सकते हो। तो एक 24 बनाने के लिए तुम्हें एक 8 चाहिए और एक 3 चाहिए, तुम्हारे पास 38 8 है और 58 3 है। तो पक्का दिख रहा है इसमें सर जो तुम नंबर ऑफ 24 बना पाओगे वो सोचो तुम 38 ही बना पाओगे। ये समझ गए ना, क्योंकि तुम्हारे पास जो 8 है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे एज कंपेयर टू 3। तो 8 की सर ना मैक्सिमम पावर जो तुम ला सकते हो, सर 24 की मैक्सिमम पावर वो तुम कितनी ला सकते हो 38, ये समझा। और तुम 24 बना नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ 8 है या 2 है वो कम पड़ जाएंगे, ये चला। तो जो नंबर ऑफ 24 होंगे वो तुम्हारे कितने बनेंगे 38। उम्मीद है शायद समझ में आ गया होगा, समझ गए। तो सिंपली तरीका क्या है, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं उनको निकाल लो, उनको ऐसे लिख लो और फिर सोचने की कोशिश करो कि इसमें तुम कितने बना सकते हो, तो बाकी अंदाजा अपने आप लग जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं।